चलिए, तो लास्ट लेक्चर में अपन ने इलस्ट्रेशन 8 तक सारे कर लिए है, बराबर ना। आगे बढ़ते हैं अपन। आज जो करना करना है अपने को, वो करना है इलस्ट्रेशन नंबर 9 एंड दैट इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, इलस्ट्रेशन नंबर 9। इसमें क्या है, लास्ट सम में जो किया था इलस्ट्रेशन 8 में वैसा ही है कि अपने पास में ओपनिंग में शेयर्स थे, हमने कुछ परचेज किए, फिर कुछ बोनस हुआ, उसके बाद में कुछ राइट शेयर्स हुआ, तो वो सब दे रखा है, उसमें कोई दिक्कत की बात। पर यहाँ पे एक नया चीज आया है, इसका नाम है डिविडेंड। क्या नाम है इसका? तो ये थोड़ा सा डिविडेंड के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए फिर थोड़ा सा डिविडेंड के बारे में समझ लेते हैं अपन। डिविडेंड जो है ना, वो दो तरह का होता है। कितने टाइप का होता है? पहला होता है फाइनल डिविडेंड, और दूसरा कौन सा होता है? इंटरिम डिविडेंड। क्या होता है फाइनल डिविडेंड एंड क्या होता है इंटरिम डिविडेंड, आप बता सकते हो मुझे? अच्छा, ये तो लॉ की लैंग्वेज हो गई। आप मुझे सिंपल लैंग्वेज में थोड़ा बताइए। और मुझे क्या लॉ कम आता है ना, तो मुझे तो सिंपल लैंग्वेज चाहिए। अच्छा, ठीक है। 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक ये मेरा फाइनेंशियल ईयर होता है, बराबर ना। अब इधर 2 मई 2024 को मान लो एक डिविडेंड मिलता है। क्या मिलता है? बताओ ये कौन सा डिविडेंड होगा, इंट्रीम होगा कि फाइनल होगा? बस गए दो आंसर मुझे दे रहे हो आप लोग। अब आपने क्या बोला, आपने जो बोला उसके हिसाब से सोच के मुझे बताइए, ये इंट्रीम है कि फाइनल है। तो ये इंट्रीम मानो कि फाइनल मानो? क्यों फाइनल, तो क्यों? मैंने तो एजीएम में कुछ बोला ही नहीं इधर। कौन सा डिविडेंड मानेंगे आप इसको, इंट्रीम मानेंगे कि फाइनल मानेंगे? इंट्रीम तो क्यों और फाइनल तो क्यों, मुझे आंसर बड़ा क्लियर चाहिए आपसे। एजीएम को मारो गोली, पता नहीं एजीएम कब बोली। तो ये क्या दिख रहा है आपको? तो ऑब्वियसली सेकंड जो मे है वो तो फाइनेंशियल के बीच में ही है ना, तो फिर आप तो बोलोगे इंट्रीम हो गया। आपको ऐसे नहीं देखना, आपको ऐसे देखना, पता है कि ये जो डिविडेंड है ये कौन से साल से लिंक है। अगर ये डिविडेंड इस साल का लिंक है तो ये होगा फाइनल डिविडेंड, और ये जो साल चल रहा है इसी से लिंक है, तो ये कौन सा हो गया? इंटरलिंक। अब समझिए, ये जो फाइनेंशियल था 23-24 जिसे अपन बोलते हैं 23-24, ऑब्वियसली इसका जो प्रॉफिट है वो तो 31 मार्च को तो आएगा नहीं, वो तो बाद में ही आएगा। तो इसकी एजीएम जो है वो क्या उधर ही होने वाली है, बाद में होने वाली है, बाद में। तो एजीएम कभी भी हो सकती है, अप्रैल में हो सकती है, मई में हो सकती है, जून में हो सकती है, तो एजीएम हो जाएगी उसकी, बराबर है। तो आपको ये एजीएम दे रखे तो बढ़िया बात है, नहीं दे रखे तो आपको ये पूछना कि ये जो डिविडेंड है कौन से साल का है। अगर ये क्वेश्चन बोलता है ये इस साल का है, मतलब 23-24 का है, मतलब ये होता है 31 मार्च 2024 को जो साल खत्म हुआ उसका डिविडेंड है, तो चाहे वो साल के बीच में है फिर भी कौन सा डिविडेंड होगा? फाइनल। समझ में आया तुमको? और क्वेश्चन बोलता है ये इसी साल का 24-25 का है, मतलब ये जो आपने 2-3 महीने कमाया उसका है, तो ये कौन सा, ये डिविडेंड कौन सा हो गया? इंटरिम। तो सबसे पहले तो माइंड में ये क्लियर करिए कि कौन सा डिविडेंड इंटरिम होता है, कौन सा फाइनल होता है। तो आपको फाइनेंशियल ईयर पूछना है, अगर वो पूरे साल जो प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर मतलब जो साल चला गया है, तो अगर आप 2 मई को खड़े हो तो प्रीवियस ईयर कौन सा होगा बेटा? 23-24। 23-24 का मतलब क्या होता है? 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक, जो परसों गया अपना इधर का।
बराबर ना, वो फाइनेंशियल खत्म हो गया। अब उस साल का डिविडेंड इधर मिलता है, अभी मिलता है आज की डेट पे, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 5 अप्रैल को, तो ये कौन सा डिविडेंड होगा? ये वो प्रीवियस ईयर का है, उसे अपन फाइनल डिविडेंड बोलते हैं। और जो करंट में कमाऊंगी 2-3 महीना, उसमें से जो मिला उसे क्या बोलेंगे अपन? इंटरिम। किसी एजीएम लेट होगी तो लेट भी मिल सकता है, जरूरी नहीं कि मई में मिले, जून जुलाई अगस्त में भी हो सकता है, डिपेंड। क्या ये तुमको समझ में आया? तो सबसे पहले तो हमने इसको बांट दिया कि दो तरह का डिविडेंड होता है, एक होता है इंटरिम, दूसरा कौन सा होता है? फाइनल। अच्छा, आप मुझे ये सब छोड़ो, आप नॉर्मल डिविडेंड की एंट्री बताइए, नॉर्मल डिविडेंड की एंट्री क्या होती है? नॉर्मल डिविडेंड की एंट्री क्या होती है बताइए। सबसे पहले पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। टू, ये कौन सा डिविडेंड मिला है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट या डिविडेंड इनकम, जो भी आप बोलो, ये होता है। और ये डिविडेंड कहां पे ट्रांसफर होता है बेटा? डिविडेंड कहां पे ट्रांसफर होगा? ईयर एंड में प्रॉफिट एंड लॉस में, तो ये प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर हो गया। ये नॉर्मल एंट्री होती है जो बचपन से पढ़ते आए हो आप लोग। आपसे तो डिविडेंड डिविडेंड डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ, कट गया, तो फाइनली जो पैसा मिला है वो प्रॉफिट लॉस में चला गया एज अ इनकम। ये बचपन से पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? आपने जब अपना प्रॉफिट लॉस लिखा तो उसमें बाय डिविडेंड इनकम लिखा हुआ ना, तो इसकी वजह से तो आया वो। कुछ समझा क्या? पहले पैसा मिलता है, तो जब पैसा मिलेगा तो एंट्री पास करनी, बैंक में पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट है, किस चीज का पैसा आया है? डिविडेंड का, तो टू डिविडेंड इनकम लिखा। अब ईयर एंड होगा तो ये डिविडेंड जो भी है, इसका दो चीज हो सकती है, या तो ये ट्रांसफर होगा बैलेंस शीट में, या ये अगर ट्रेडिंग पी एन एल अकाउंट में। तो मुझे बताओ इसको कहाँ पे डालूंगे? पी एन एल में, क्योंकि दिस इज द इनकम, नॉन रिफंडेबल, वापस करना नहीं है अपने को। तो इनकम हो गया तो प्रॉफिट लॉस में चला गया, तो हमने इधर लिख दिया। ये एंट्री आप बचपन से पढ़ते आए हो, शायद आपको इतना याद नहीं होगा, पर मैंने बता दिया आपको आज। ठीक है? क्या एंट्री होती है? नॉर्मल एंट्री क्या होती है डिविडेंड की? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, एंड डिविडेंड लास्ट में ट्रांसफर होता है ईयर एंड में टू पीएनएल, सेम लाइक अ सेल किया तो क्या एंट्री होती है? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और सेल्स कहां पे ट्रांसफर होता है? पीएनएल में, सेल्स टू पीएनएल। इंटरेस्ट मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू पीएनएल, सब ट्रांसफर होता है लास्ट में पीएनएल में। सैलरी पे की तो सैलरी टू कैश, और लास्ट में कहां पे ट्रांसफर होती है? पीएनएल में, तो पीएनएल टू सैलरी। इट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, सिंपल वाला चीज है कि जो भी इनकम और एक्सपेंस है लास्ट में उसको पीएनएल में ट्रांसफर करना है। तो ये मिला तब की एंट्री, और ईयर एंड में ट्रांसफर करने की एंट्री। कोई दिक्कत है? किसी को भी इसमें दिक्कत है? नहीं, बढ़िया। अब समझिए, जो इंटरिम डिविडेंड होता है उसकी तो यही एंट्री पास करनी है जो आपने सीखी है। क्या एंट्री होती है बताओ? पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरिम डिविडेंड, या डिविडेंड लिख दो, कोई भी लिख दो तुम, चलेगा। तो टू डिविडेंड अकाउंट, बराबर ना। और लास्ट ये डिविडेंड कहां पर ट्रांसफर होगा? पीएनएल में, डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। ये हो गया बेसिक एंट्री। इंटरिम डिविडेंड में कोई दिक्कत की होनी बात होनी चाहिए। अब फाइनल डिविडेंड सुन लो। फाइनल डिविडेंड जो है आपका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। फाइनल डिविडेंड जो है आपका, आपको दो शेयर्स में मिलेगा। एक तो मिलेगा जो शेयर्स आपके पास में ओपनिंग थे, यानी ओपनिंग बैलेंस के ऊपर, और एक तुमको मिलेगा परचेज के ऊपर। किसके ऊपर मिलेगा? एक तो आपको मिलता है फाइनल डिविडेंड ओपनिंग बैलेंस पे, और दूसरा किस पे मिलेगा? परचेज पे। सर क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि सिंपल है, जो ओपनिंग बैलेंस में था वो तो मेरे शेयर मेरे पास में ही थे, और बेटा प्रीवियस ईयर का डिविडेंड मिल रहा है, तो क्या वो प्रीवियस ईयर पे मेरे पास में थे कि नहीं थे? शेयर्स थे, तो क्या उनके ऊपर प्रीवियस ईयर का डिविडेंड मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। पर जो शेयर मैंने परचेज किए हैं, क्या किए हैं, उस पर भी मिलेगा। बोलो क्यों? कि कंपनी जब डिविडेंड देगी तो जितने भी शेयर उस टाइम पे थे सबको देगी, और अब वो कंपनी से हमने शेयर नहीं लिया, हमने किसी पर्सन से लिए हैं, मतलब कंपनी वो शेयर इशू किए, ऑलरेडी इशू थे, लास्ट में इशू होंगे, किसी और के पास में होंगे, तो मैंने उससे परचेज कर लिया। जैसे मान लो रिलायंस कंपनी के शेयर्स आज इसके पास में थे 28 मार्च को, आज 2 अप्रैल है, आज मैंने इसके पास से परचेज कर लिया रिलायंस कंपनी के शेयर्स। समझ में आया? तो मेरे लिए वो परचेज हो गया। क्या हो गया मेरे लिए? अब मुझे बताओ, जब रिलायंस कंपनी डिविडेंड देगी तो क्या वो जो शेयर्स इसके पास में थे, क्या उनके ऊपर भी मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। हालांकि वो शेयर्स मेरे पास है तो डिविडेंड मुझे मिलने वाला है, बट क्या उसके ऊपर फाइनल डिविडेंड आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि 31 मार्च का डिविडेंड मिलने वाला है, क्योंकि 31 मार्च को वो दिन पे जो शेयर्स थे वो एग्जिस्ट करते थे, तो उसके ऊपर डिविडेंड मिलेगा। चलो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। ये अपना फाइनेंशियल ईयर है, 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024। ठीक है?
मान लो मैं रिलायंस कंपनी हूँ, कौन हूँ मैं? ठीक है, अभी मुझे बताइए, मैंने पूरे साल में प्रॉफिट कमाया, तो मुझे डिविडेंड बांटने का है। क्या बांटने का है? इस साल का। तो मैं इस डेट पे जितने भी शेयर्स एग्जिस्ट करते हैं, मतलब जिनका जन्म हो चुका है, जो मैं ऑलरेडी इश्यू कर चुका हूं, उन सब पे क्या मिलने वाला है? डिविडेंड मिलने वाला है। चाहे वो किसके पास में होगा, डिविडेंड मिलेगा। पर ऑब्वियसली मैं 31 मार्च को तो प्रॉफिट निकालूंगा नहीं, मैं प्रॉफिट 10-12 दिन के बाद निकालूंगा। जब अकाउंटिंग होगी, ऑडिट होगी, तब प्रॉफिट निकलेगा। अपन ने AS4 भी पढ़ा है, तो उसके हिसाब से क्या प्रॉफिट हाथों हाथ निकलता कि बाद में निकलेगा? बाद में। तो मैंने यहाँ पे कुछ दिन के बाद मेरा AGM वीजीएम हुआ, मैंने अकाउंटिंग की, ऑडिट की, सब हुआ। तो यहाँ पे 2 मई 2024 को मेरा प्रॉफिट आया और मैंने बोला मैं डिविडेंड बांटूंगा। क्या बांटूंगा? ऑब्वियसली ये फाइनल डिविडेंड है, पूरे साल का डिविडेंड है यहाँ पे। तो मुझे बताइए ये डिविडेंड मैं किन शेयर्स पे दूंगा? ऑब्वियसली जो शेयर्स उस टाइम पे जन्मे हुए थे, एग्जिस्ट करते थे, उन पे दूंगा। तो ये जो शेयर्स है अपने पास में, ये किसी के भी पास में होंगे, मैं उसको डिविडेंड देने वाला हूँ। मैं डिविडेंड देता हूं रिकॉर्ड डेट पे। किस दिन पे देता हूं? रिकॉर्ड डेट। मतलब मान लो आज मैंने ये अनाउंसमेंट किया कि ये डिविडेंड मिलेगा, तो उसमें डेट दे दी मैंने 2 मई। तो 2 मई पे जिसके भी पास में शेयर्स होंगे रिलायंस कंपनी के, उन सब पे मिलेगा। तो मान लेते हैं वो शेयर्स इनके पास में थे, अब इसने इस शेयर्स को इनको ट्रांसफर कर लिया, फिर इसने इसको कर लिया, फिर इसने इसको कर लिया। तो मैं क्या रिलायंस कंपनी के हिसाब से मैं शेयर का डिविडेंड किसको दूंगा? इसको दूंगा, इसको दूंगा, इसको दूंगा, इसको दूंगा, कि महीने वाइज बांट दूंगा इसको। लास्ट में जो हु इज द होल्डर, रिकॉर्ड डेट पे जो भी होल्डर होगा उसको देगा। तो ये होल्डर है, तो इनको डिविडेंड मिलने वाला है। क्या ये तुमको समझ में आया? तो कंपनी बड़ी सिंपल बोलती है कि जिसके पास में शेयर्स होंगे रिकॉर्ड डेट पे, उसको मैं क्या देगा? डिविडेंड। ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है कि जिस रिकॉर्ड डेट पे जिसके पास में शेयर्स होंगे उसको ही डिविडेंड मिलने वाला है। तो रिकॉर्ड डेट पे डिविडेंड इनके पास में, शेयर्स इनके पास में था, डिविडेंड इनको मिलेगा। क्या ये तुमको समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलो सब वापस इधर आते हैं। अब सुनना ध्यान से, इनके पास में ओपनिंग बैलेंस, मतलब लास्ट में ऑलरेडी कुछ रिलायंस कंपनी के शेयर्स इसने परचेज किए थे, तो वो ऑलरेडी इनके पास में थे। और अभी इस साल में 2 अप्रैल को, मतलब कल, इसने क्या किया? इससे और शेयर परचेज कर लिए। और आज 3 अप्रैल, आज रिकॉर्ड डेट है, तो मैं रिलायंस कंपनी हूँ, मैं डिविडेंड दे रही हूँ। तो क्या मैं इसको डिविडेंड जो दूंगी सिर्फ ओपनिंग बैलेंस पे दूंगी, कि आज के डेट पे जो भी शेयर सब पे दूंगी? सब पे दूंगी ना। तो जो शेयर इसने इससे परचेज किया, क्या उसके ऊपर भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो डिविडेंड ऑब्वियसली इसको दोनों पे मिलेगा, जो ओपनिंग बैलेंस था उसके ऊपर भी मिलेगा, और जो परचेज किया उसके ऊपर भी मिलेगा इसको। तो पहले इसको दिमाग में एक लिख लीजिए कि फाइनल डिविडेंड जो होगा वो 2 चीज पे मिलता है, एक ओपनिंग बैलेंस पे, दूसरा परचेज। अंडरस्टूड? चलो आगे बढ़ते हैं। अब जब ओपनिंग बैलेंस पे मिलता है तो उसकी तो वही एंट्री जो नॉर्मल आपने बचपन से पढ़ी है, मतलब सेम एंट्री जो अभी आपने लिखी थी इधर, कि वही कि क्या एंट्री होती है? नॉर्मल बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, लास्ट में ये डिविडेंड कहां पर ट्रांसफर होगा? P&L में। तो क्या इन दोनों में कोई दिक्कत है क्या? नहीं। मजा जो है वो इसमें है, सारा मजा इसका है, जो शेयर्स इसने परचेज किए। अब थोड़ा लॉजिक ही लगाना, इनको जो डिविडेंड इनसे शेयर्स लिए उस पर मिल रहा है, रियल में वो ये डिविडेंड लास्ट ईयर का था, फाइनल डिविडेंड लास्ट ईयर का डिविडेंड है। तो इसका डिविडेंड जो मिलने का हक होता है वो इनका था कि उनका था? उनका, पास पड़ोसी का था जिससे परचेज किया। पर मिल किसको रहा है? इसको। ये समझ में आया? मतलब समझिए, हक उसका था बट इसको मिल रहा है, क्योंकि कंपनी तो जिसके पास में उसको देगी। तो जब इसने इससे परचेज किया होगा तो इसको इतना तो आइडिया होगा कि मेरा पूरा फाइनेंशियल ईयर गया है, इसमें डिविडेंड मिलने वाला है। तो जब ये इसको बेचेगी तो क्या उतनी प्राइस पे बेचेगी कि ज्यादा प्राइस पे बेचेगी? ज्यादा। ऑब्वियसली इसने थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा लिया हुआ, एस्टिमेटेड जो भी इस्तेमाल होगा कि इतना पैसा एक्स्ट्रा दे दे, तो डिविडेंड मिलने वाला तुझे। तो जैसे ही कंपनी क्या करती है पता है, शेयर का ऐसा रिकॉर्ड डेट पे अनाउंस करती है ना डिविडेंड देने वाली है, वैसे शेयर मार्केट में उसकी प्राइस बढ़ जाती है, लोग ज्यादा देने को रेडी होते हैं, क्योंकि उतना पैसा तो वापस मिल जाएगा। जैसे मान लो आज रिलायंस कंपनी का शेयर का प्राइस है 1000 रुपया, कितना है सपोज, और कंपनी बोलती है मैं 100 रुपये का डिविडेंड दूंगी। कितना दूंगी? तो मैं शेयर मार्केट में उस शेयर को 100 में नहीं 1100 लेने को रेडी हूँ। बोलो क्यों? लेते मैं 1100 में लूंगा, 100 रुपये तो मुझे वापस मिल जाएगा। कम में मिले तो बढ़िया है, कि मान लो मैंने 150 में ले लिया, सॉरी 1050 में ले लिया, 1050 में ले ली, तो 100 रुपये तो मुझे वापस मिल जाएगा ना। तो सामने वाले बेवकूफ नहीं है, वो भी जब बेचेगा तो ज्यादा प्राइस में बेचेगा। तो जब इन्होंने इसको बेचा तो क्या उसी प्राइस पे बेचा होगा कि ज्यादा प्राइस पे बेचा होगा? ज्यादा प्राइस पे।
तो जब इन्होंने पे किया तो क्या उन्होंने उतना ही पे किया कि ज्यादा पे किया होगा? ज्यादा। जब ज्यादा पे किया उसकी एंट्री ऑलरेडी तुम कर चुके हो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, वो तुम्हारी हो चुकी है। अब क्या हुआ, इसको जब उस पर डिविडेंड मिलेगा तो क्या ये इसको अपनी इनकम कंसीडर करनी चाहिए कि इसको अपनी कॉस्ट में से माइनस करना चाहिए? कॉस्ट में से माइनस करना चाहिए, क्योंकि वो कॉस्ट रिकवर हो गई। तो अब क्या होगा, जब डिविडेंड मिलेगा तो एंट्री तो क्या होगी, देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, ये नॉर्मल एंट्री। बट इस बार जो डिविडेंड है वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर नहीं होगा, बल्कि इन्वेस्टमेंट में से माइनस होगा। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो आप रेड्यूस फ्रॉम कॉस्ट करना पड़ेगा इसको। अच्छा, आप चाहे तो इसकी डायरेक्ट एंट्री भी पास कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, सिंपल एंट्री। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, आगे हम वही एंट्री पास करेंगे सिंपल वाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, कि मुझे इन्वेस्टमेंट का पैसा वापस मिल गया। समझिए, आप एक फ्लैट लेने गए, नॉर्मली उस फ्लैट की प्राइस होती है 80 लाख। कितनी होती है? मार्केट में 80 लाख चल रही है। बट सामने वाला बंदा आपके पास से 1 करोड़ रुपए ले लिया और तुमने दे भी दिया। तो जब आपने बिल्डिंग परचेज की तो क्या एंट्री पास की होगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 करोड़ रुपया। अब जब तुम घर में पहुंचे तब तुमको समझ में आया कि तो फर्निश घर मिला, इसमें तो एसी मिला, इसमें तो फ्रिज मिला, इसमें तो कूलर मिला, फर्नीचर मिला, सब मिला, और उसका वैल्यू क्या? 20 लाख रुपए। कितना वैल्यू हो गया? और तुमको पसंद नहीं आया, बोला मैं तो अपना खुद के हिसाब से डिजाइन करेगी, तो तुमने उस फर्नीचर को बेच दिया 20 लाख रुपए में। अब मुझे बताओ, क्या वो 20 लाख रुपए तुम्हारी इनकम कंसिडर करनी चाहिए कि वो फ्लैट का वैल्यू रिकवर हो गया? तो जब 20 लाख का बेचोगे तो क्या एंट्री होगी? रिवर्स एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। ऐसा होता है कि नहीं होता है? लॉजिकली सोचिए, क्या नॉर्मल जो बिल्डिंग परचेज की तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश 1 करोड़ रुपया। अब जो 20 लाख वापस मिल गया उसी सामान का, क्योंकि अपना हक नहीं था, वो तो ऐसे ही मिल गया अपने को, अपने थोड़ी कमाया, ऐसे ही मिल गया अपने को। तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, रिवर्स एंट्री। सेम एंट्री यहाँ पे है। जब हमने इन्वेस्टमेंट किया होगा तो हमको पता उसका वैल्यू इतनी, हमने एक्स्ट्रा पे किया है, तो हमने एंट्री पास की इन्वेस्टमेंट टू बैंक। मान लो 100 रुपए का शेयर था पर हमने 110 दिया, तो हमने एंट्री पास की इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक कितना? 110। अब अगले दिन 2 दिन 10 दिन में अपने को वो पैसा 10 रुपए वापस मिल गया, तो क्या मैं इसको इनकम कंसिडर करेगा कि रिवर्स एंट्री पास करेगा? रिवर्स एंट्री। क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। क्या ये तुमको समझ में आया? ठीक है, तो इस तरह से ये तुम्हारी चीजें हैं। अब मेरा एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, कि मान लो कंपनी ने बोनस शेयर करंट ईयर में इशू किए, ठीक है, जैसे ये तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर था, दिस इज योर फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, ये तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। इधर 2 मई 2024 को कंपनी ने बोनस शेयर इशू किया। क्या इशू किया? और इधर 1 जून 2024 को कंपनी ने राइट शेयर इशू किया, रिलायंस कंपनी, ठीक है, रिलायंस कंपनी शेयर थे, उसने बोनस किया, राइट इशू किया। इधर 1 जुलाई 2024 को रिलायंस कंपनी डिविडेंड दे रही है। क्या दे रही है? पर फाइनल डिविडेंड दे रही है। तो मुझे बताइए, जो डिविडेंड मिलेगा वो किन किन शेयर्स पे मिलने वाला है? क्या सब पे मिलेगा कि बोनस और राइट पे नहीं मिलेगा? सोच देखो, क्या वो डिविडेंड सब पे मिलेगा? जैसे ओपनिंग बैलेंस होगा, मेरे पास में ओपनिंग शेयर्स होंगे, मैंने परचेज किया वो भी होंगे, बोनस भी इशू हुआ है, राइट भी इशू हुआ है, सब मिला है अपने पास में। तो मेरे पास में ओपनिंग भी शेयर्स थे, मैंने परचेज भी किए, मुझे बोनस भी मिला, मुझे राइट भी मिला, सब हुआ। तो जो फाइनल डिविडेंड होगा वो कौन से शेयर्स पे मिलने वाला है, पहले बताइए। सब पे मिलेगा? गलत जवाब, सब पे नहीं मिलेगा। ये जो बेटा बोनस शेयर्स है और राइट शेयर है, इनका जन्म कभी हुआ है? 2 मई को और 1 जून को, इनका जन्म भी अभी हुआ है। तो जब इनका जन्म अभी हुआ है तो लास्ट ईयर का फाइनल डिविडेंड कैसे मिल सकता है इनको? वो डिविडेंड कौन सा साल का था? 31 मार्च का। तो क्या 31 मार्च का डिविडेंड इनको मिल सकता है? नहीं, जिसका जन्म ही अभी हुआ है उसको कैसे मिलेगा? क्या ये तुमको समझ में आया? पर जो शेयर्स ओपनिंग में मेरे पास में थे उनका जन्म हो चुका था तो उन पे मिलेगा, और जो मैंने परचेज किए उन पे भी मिलेगा। क्यों? वो परचेज का जन्म ऑलरेडी हो चुका है बट किसी और के पास में थे तो मैंने उससे परचेज किया है। बट ये जो बोनस शेयर और राइट शेयर है, इनका जन्म तो अभी हुआ है, करंट ईयर में हुआ है। तो जब करंट ईयर में हुआ तो इनको प्रीवियस ईयर का डिविडेंड कैसे मिलेगा? थोड़ा लॉजिक लगाओ, दिमाग चलाओ। समझ में आया ये वाला?
अभी मैं और एक्सप्लेन करूंगा इसको तो अच्छे से। अब ये समझना इंटरिम डिविडेंड किस पे मिलेगा। अगर मान लो यहाँ पे 1 जुलाई को इंटरिम डिविडेंड देती है, इंटरिम डिविडेंड किस पे मिलेगा? सब पे, ओपनिंग पे भी मिलेगा, परचेज पे भी मिलेगा, बोनस पे भी मिलेगा, राइट पे भी, क्योंकि इंटरिम के टाइम पे सबका जन्म हो चुका था। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि इंटरिम तो करंट के प्रॉफिट थे ना, तो करंट में तो सब थे, तो सबको मिलेगा। अब इसको थोड़ा सा मैं ऐसा करता हूँ, समझिए, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। हमारे इधर अभी जैसे तुम सी इंटर में आ गए, अभी मैं एक क्या कर रहा हूँ, एक ट्रॉफी अरेंजमेंट कर रहा हूँ, एक पार्टी अरेंजमेंट कर रहा हूँ। उसमें क्या, जो भी बच्चे फाउंडेशन में पास हुए हैं उन सबको वो ट्रॉफी मिलेगी, ठीक है, पार्टी मिलेगी, सब मिलेगा। समझ में आया? किन के लिए मिलेगा? जो बच्चे क्या हुए फाउंडेशन में पास हुए। ये हमारा सिंपल सा टैगलाइन है। तो अब मुझे बताओ, ये पार्टी में जो डायरेक्ट एंट्री वाले हैं, क्या वो हकदार है कि नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि फाउंडेशन वाले, उनको तो रजिस्ट्रेशन था ही नहीं फाउंडेशन का, उनको तो रजिस्ट्रेशन अभी हुआ एससीए का। तो ये जो एंट्री और बोनस है ना, ये डायरेक्ट एंट्री वाले हैं। और ये, और मैं पार्टी फाउंडेशन प्रीवियस की दे रहा हूं। तो मुझे बताइए, क्या इनके ऊपर डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। कौन सा? प्रीवियस ईयर का फाइनल डिविडेंड। फाइनल मतलब प्रीवियस ईयर का डिविडेंड। पर अगर मैं इंटर की पार्टी देता हूं, इंटर की, आज इंटर में हो, अभी जो अपने पेनल्टी का पैसा लिया उससे मैं पार्टी देता हूं जिसमें सब एलिजिबल है, तो क्या सबको मिलेगी यहाँ पे? हाँ। तो उसमें फाउंडेशन वालों को मिलेगी और इंटर वालों को भी मिलेगी, सबको मिलेगी। तो डायरेक्ट एंट्री वालों को भी मिलेगी। तो अगर इंटरिम डिविडेंड होगा तो मुझे बताओ, क्या ओपनिंग पे मिलेगा? हाँ। परचेज पे मिलेगा? हाँ। क्या बोनस पे मिलेगा? हाँ। क्या राइट पे मिलेगा? हाँ। सब पे मिलेगा। तो पहले तो ये माइंड में कर लीजिए किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। अंडरस्टूड? अब थोड़ा सा और इसमें कहानी में ट्विस्ट लाते हैं, ध्यान से सुनना। जो बच्चे हमारी क्लास में ही थे फाउंडेशन में, जैसे ये लोग हमारे क्लास में ही थे फाउंडेशन में, ठीक है, तो इनको पार्टी मिली। समझ में आया? तो पहले तो पार्टी का कोई प्लान नहीं था, अब इनको मिली तो इनको बहुत ज्यादा खुशी होगी। क्यों? मजा आ गया सर, ये तो एकदम अलग ही बात होगी कि इतना प्राइस मिल गया, ये मिल गया, तो इनके लिए बहुत खुशी होगी। तो इनके लिए इनकम कंसीडर की जाएगी। क्या की जाएगी? और सुनना, मैं पार्टी किसकी दे रहा हूँ? फाउंडेशन पास होकर दे रहा हूँ। तो ये लोग तो हमारी क्लास में नहीं थे, बट फाउंडेशन पास तो ये भी हुए। तो ये भी बोलेंगे, सर आपने बोला फाउंडेशन की पार्टी, तो फाउंडेशन तो हम भी पास हुए, तो वी आर ऑल्सो एलिजिबल और फाउंडेशन पार्टी और प्राइस जो भी है। तो क्या मुझे इनको भी पार्टी देनी पड़ेगी? हाँ। इनको जो ये है परचेस क्या है ये, तो क्या इनके ऊपर भी देनी पड़ेगी? हाँ, इनके ऊपर भी देनी पड़ेगी। पर वेट, सुनना ध्यान से, तुम्हारा तो छोड़ो, तुम तो इनकम होगी, तुम तो कंसिडर हो गए। पर अब मुझे पता था कि ये लोग मेरी क्लास में तो नहीं है, दूसरी क्लास से आ रहे हैं, तो इनको मुझे पार्टी में प्राइस देना पड़ेगा। तो मैं शाना है दोस्त, जब इन्होंने एडमिशन लिया होगा तो मुझे पता है मुझे इनको कुछ पैसा वापस करना है। तो जब मैंने इनसे फीस ली होगी तो उसमें एक्स्ट्रा पैसा लिया होगा इनसे। तो मान लो इनकी फीस बनती होगी 1 लाख रुपए, कितनी बनती होगी? और मुझे इनको 10,000 वापस करना है प्राइस के रूप में, तो मैं कभी इनको फीस 1 लाख बोलेगा ही नहीं। मैं कितना बोलेगा? 1,10,000। और इसमें ये भी खुश है, क्यों? इनको पता है वो पैसा वापस मिल जाएगा, 10,000 इनकी जेब से गया ही नहीं है। तो ये लोग बोले ठीक है चलेगा सर। तो ये मुझे कितना पैसा देंगे? 1,10,000 रुपए। तो इन्होंने फीस पे की तो 1,10,000 पे किया। 2 दिन के बाद अपना फेलिसिटेशन हुआ, इनको 10,000 का प्राइज मिला। तो क्या ये ज्यादा खुश होंगे, डांस करेंगे 10,000 मिला 10,000 मिला? नहीं। क्यों? जो पैसा दिया था वही वापस मिल गया। तो अब ये इनकम इनकी कंसीडर नहीं होगी, इनकी जो पैसा दिया था वो कम हो गया, रिकवर हो गया। क्या ये तुमको समझ में आया? तो इनका पैसा रिकवर हो, तो क्या ये इसको इनकम कंसीडर करेंगे, कॉस्ट में से माइनस करेंगे? कॉस्ट में से माइनस करेंगे। अब इस पूरे एग्जाम्पल को इससे लिंक करते हैं अपन। ये देखो, ठीक है, फाइनल डिविडेंड इज फाउंडेशन पार्टी, इंटरिम डिविडेंड इज इंटर की पार्टी। अब मुझे बताइए, इंटर की पार्टी में तो सब लोग एलिजिबल है जो आज बैठे हैं, चाहे वो डायरेक्ट एंट्री से हो, चाहे हमारे फाउंडेशन के बच्चे हो, चाहे बाहर की क्लास के बच्चे आए होंगे, कोई भी होगा, वो सब लोग क्या है? एलिजिबल। अनलेस मैं आगे से बोल नहीं देता तो अलग बात है, मैं अगर मना कर दूं किसी को अलग बात है, अदरवाइज सब लोग इंटर की पार्टी में क्या है? एलिजिबल है। तो आज मैं कोई इन्विटेशन भेजता हूँ कि इंटर का ट्रिप जा रहा है, तो सब लोग आएंगे उसमें। क्या ये तुमको समझ में आया? तो ये इंटरिम डिविडेंड जो होता है ना, वो करंट का होता है, तो उसमें जितने भी लोग हैं सब एलिजिबल है। अनलेस क्वेश्चन मेंशन करे तो अलग बात है, अदरवाइज सब लोग एलिजिबल है। क्वेश्चन बोल दे कि इन पे नहीं मिलेगा तो मत जिद मत करना, हाँ सर नहीं मिलेगा, वरना सब पे सब लोग एलिजिबल है। तो इंटरिम पे सब लोग एलिजिबल है, क्योंकि सब लोग पैदा हो चुके थे, सब लोगों का हक है। बट जो फाइनल डिविडेंड है, क्या वो करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का है?
और प्रीवियस ईयर का डिविडेंड करंट ईयर में मिल रहा है बेटा, तो अब उसमें एलिजिबल वही होंगे जो प्रीवियस ईयर में होंगे। अब जरूरी नहीं कि वो मेरे पास में होंगे, कहीं पे भी होंगे वो एलिजिबल है, कंपनी सबको देगी। अब ऐसा हो सकता है कुछ शेयर मेरे पास में होंगे, कुछ किसी और पर्सन के पास में होंगे। तो जो शेयर मेरे पास में थे वो तो मेरी इनकम मानी जाएगी, बट जो शेयर किसी और के पास में थे और मैंने परचेज किए हैं उसका डिविडेंड मुझे मिल रहा है, बट वो मेरा हक नहीं था, इसके लिए मैं उसको इनकम कंसिडर नहीं करेगा, क्या करेगा, उसको कॉस्ट में से माइनस करेगा। So this interim dividend is your enter की पार्टी, बट दिस फाइनल डिविडेंड इज योर फाउंडेशन की पार्टी। तो जो डायरेक्ट एंट्री वाले जो बच्चे अभी रजिस्ट्रेशन किया है सीए के अंदर, वो तो एलिजिबल है ही नहीं। समझ में आया? मान लो कोई अभी एक बाहर से बच्चा आ गया जिसने फाउंडेशन अभी रजिस्ट्रेशन किया है, तो क्या मैं उसको फाउंडेशन पास होने की पार्टी दे सकता है? नहीं, वो तो अभी पास ही नहीं हुआ है, वो तो अभी उस टाइम पे लास्ट टाइम में पैदा ही नहीं होता। मैं बात कर रहा हूँ दिसंबर 24 अटेम्प्ट की, तो क्या उसको अभी 23 अटेम्प्ट की, क्या उसको अभी पार्टी दे सकता हूँ? नहीं, कि वो तो उस टाइम में जन्म ही नहीं हुआ था। क्या ये तुमको समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो है ना, ये क्या बोलते हैं अपने बोनस शेयर, राइट शेयर, इनके ऊपर इंटरिम डिविडेंड मिलता है, बट फाइनल डिविडेंड मिलेगा क्योंकि उनका जन्म ही अभी हुआ है। इंटरिम और अपना बोनस और राइट शेयर ये तो अभी जन्म है करंट ईयर में, तो इनको प्रीवियस का डिविडेंड मिल सकता नहीं, करंट ईयर का मिल जाएगा, प्रीवियस का नहीं मिलेगा। अब जब प्रीवियस का मिलेगा तो उसमें दो लोग एलिजिबल है, कौन कौन है? ओपनिंग और परचेज। परचेज क्यों? क्योंकि किसी और के पास में थे, तो जन्म तो हो चुका था, बस अपने पास में नहीं थे, तो हमने खरीद लिया उनको, तो मिलेगा अपने को ही। बट जब ओपनिंग थे उस पर हक मेरा ही था, क्योंकि वो लास्ट टाइम मेरे पास में ही थे, तो मेरी नॉर्मल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, डिविडेंड टू पीएनएल, मतलब मेरा वो इनकम माना जाएगा, बैंक टू पीएनएल हो गया, नेट एंट्री ये हो गई। बट जो शेयर मैंने परचेज किए हैं करंट ईयर में और उनके पे डिविडेंड फाइनल ईयर प्रीवियस ईयर का मिल रहा है, तो वो हक मेरा, किसी और का हक मैंने मारा है, तो मैं उसको अपनी इनकम कंसीडर नहीं कर सकता। मैं क्या बोलेगा, इसको कॉस्ट में से माइनस करेगा, क्योंकि जब मैंने खरीदा होगा तो सामने वाले ने ज्यादा पैसा वसूल किया होगा, तो उसकी एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बोलिए क्या ये आपको समझ में आया? ठीक है, चलो, तो आप क्या कीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए। मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, रेड्यूस फ्रॉम कॉस्ट वगैरह। चलो गया पेन। ठीक है, ये पीएनएल में जाएगा, ये रेड्यूस फ्रॉम कॉस्ट होगा। और ये वाला तुम्हारा पीएनएल में जाएगा, सिंपल।
डन, बोलो, किसी को भी इसमें डाउट है तो आप बोल सकते हो। समझाइए वाला आपको पक्का? चलिए फिर, तो अभी ये देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 9 देख लीजिए आप लोग। On 1st April 2011, Sundar had 25,000 equity shares of X Limited at a book value of 15 rupees per share. तो लास्ट समय भी ऐसा था कि इसके पास ओपनिंग में शेयर्स थे। चलिए, on 20 June 2011 he purchased another 5,000 shares of the company at rupees 16 per share. तो ये भी लास्ट समय था कि परचेज किया। उसके बाद में डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड अनाउंस अ बोनस एंड राइट इश्यू, नो डिविडेंड वाज पेबल ऑन दिस इश्यू, मतलब बोनस और राइट पे को डिविडेंड मिलेगा। तो नॉर्मली कौन सा डिविडेंड होगा, इंटरिम की फाइनल फाइनल। द टर्म्स ऑफ द इश्यू आर एज फॉलो, बोनस होगा 1:6 के रेशियो में और राइट होगा 3:7 के रेशियो में। ड्यू डेट फॉर द पेमेंट इज 30 September 2011। शेयर होल्डर वर एंटाइटल्ड टू ट्रांसफर देयर राइट इन फुल और पार्ट, अकॉर्डिंगली सुंदर सोल्ड 33.33 मतलब 1/3 of his entitlement to शेखर for a consideration of ₹2 per shares। यहां से लेकर यहां तक ये पूरा सम लास्ट सम जैसा ही है, इलस्ट्रेशन 8 जैसा ही है, कुछ भी इसमें नया तो सेम ट्रीटमेंट होगा जैसे पहला किया अपन ने। अब कहानी में ट्विस्ट आएगा। तो इस क्या है, डिविडेंड, डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2011। बताइए इस बार 1 April 11 चल रहा है तो ये 31 में प्रीवियस ईयर का मिल रहा है, तो ये कौन सा डिविडेंड होगा, फाइनल। एट द रेट ऑफ 20% वो डिक्लेयर बाय एक्स लिमिटेड। तो देखो आपने जिस कंपनी के शेयर्स लिए उसने क्या किया, डिविडेंड डिक्लेयर किया, बट वो एंट्री में की फाइनल है, फाइनल। अब मुझे सोच के बताइए फाइनल डिविडेंड किन शेयर्स पे मिलेगा, ओपनिंग पे मिलेगा और परचेज पे मिलेगा। क्या राइट शेयर और बोनस शेयर पे मिलने वाला है, नहीं। एंड रिसीव बाय सुंदर ऑन 30 October 2011, और रिसीव भी हो गया उसके पास में। डिविडेंड फॉर द शेयर्स एक्वायर्ड बाय हिम ऑन 20 June 2011 आर टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ परचेज। अब ये इसने क्लियर किया, ये नहीं भी करता तो हम ऐसे ही करते। ये क्या बोला कि जो शेयर्स आपने एक्वायर्ड किए, परचेज किए हैं, उसका जो डिविडेंड होगा वो क्या करना है, कॉस्ट में से माइनस, एडजस्ट इन कॉस्ट ऑफ द शेयर, मतलब वो माइनस करना। अगर ये नहीं भी बोलता तो भी हम वही करते। On 50th November 2011, सुंदर सोल्ड 25,000 इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज पर शेयर। उसने 25,000 शेयर बेच दिए। यू आर रिक्वायर्ड, क्या रिक्वायर्ड है अपने को, एक तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओ, दूसरा कौन सा बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो आप फीफो मेथड यूज करना है, वेटेड एवरेज करना है, वेटेड एवरेज या एवरेज कॉस्ट वो यूज करना है। ठीक है, बस करें शुरू। चलिए फिर, अब देखो सबसे पहले बनेगा फॉर्मेट। कैसे फॉर्मेट बनेगा वो देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले यहां पे आता है डेट, क्या आएगा बेटा, ठीक है। फिर आएगा तुम्हारा पर्टिकुलर्स, फिर आएगा नंबर ऑफ शेयर्स। अब इस बार क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड भी है तो अपन क्या कॉलम बनाएंगे, डिविडेंड का भी बना देंगे। इतने टाइम नहीं बनाया बिकॉज डिविडेंड था ही नहीं, डिविडेंड, और यहाँ पे आएगा अमाउंट। ठीक है, वापस सेम आएगा फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, नंबर ऑफ शेयर्स, ये डिविडेंड और ये अमाउंट। ठीक है, इस तरह से ये फॉर्मेट हो गया अपना। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट हो गया। हेडिंग कैसे डालते हो पता है ना, क्या लिखते हैं हेडिंग में, इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम है, सुंदर, अति सुंदर चलो, सुंदर सुंदर है, चलो इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड
तो कभी ईयर एंड हो रहा है, इसका कुछ बोला है इसने? 31 दिसंबर ये क्लोज होता है, 31 दिसंबर को होता है। ठीक है, इक्विटी शेयर्स इन, क्या नाम है, एक्स लिमिटेड, ऐसा। ये हो गया तुम्हारा फॉर्मेट जो ऑलरेडी अपन बहुत कर चुके हैं, राइट। लास्ट सम जैसे ये, सिर्फ यहाँ पे डिविडेंड एक्स्ट्रा आ गया कॉलम। डन, करें शुरू। सबसे पहले विद द स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। तो यू हैव सम ओपनिंग बैलेंस ऑन 1 अप्रैल। फर्स्ट अप्रैल 2011 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने शेयर्स थे इसके पास में? 25,000 शेयर्स 15 के हिसाब से। तो देखिए 25,000 शेयर्स 15 के हिसाब से, तो अमाउंट हो गया 25,000 इंटू 15, 3,75,000। क्या ये आपको समझ में आया? कुछ भी खास किया है अभी तक? नहीं। अभी अपन ने परचेज किए, कौन सी डेट पे परचेज किया है? 20 जून को। तो ये 20 जून को टू बैंक आएगा। परचेज किए, कितना परचेज किया अपन ने बेटा? 5,000 शेयर्स। ठीक है, क्या रेट से परचेज किया है? तो 5,000 इंटू 16। तो अभी क्या इसका वर्किंग नोट जरूरी है? नहीं, डायरेक्ट भी चलेगा, इतना हमें कोई जरूरी नहीं है। पर अभी बोनस शेयर कर रहा है, क्या कर रहा है? उसका वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1। तो पहले बताओ कितने एग्जिस्टिंग शेयर्स है, बोनस से पहले कितने शेयर्स है अपने हाथ में? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20,000 पहले थे, नहीं 25 पहले थे, सॉरी 25 पहले थे यहाँ पे, प्लस 5 और लिए, 30,000 शेयर हो गए। और जो बोनस का रेशियो है वो क्या बेटा? 1:2, देयरफॉर नंबर ऑफ बोनस शेयर्स। $30,000 डिवाइड बाई 6 इंटू 1 कितना होता है? 5,000। तो ये 5,000 शेयर्स जो है वो यहाँ पे लिखूंगा टू बोनस शेयर्स। ठीक है, 5,000। अमाउंट में कुछ भी नहीं आएगा, राइट। चलो, ये डेट जो थी 16/8। बोलिए, यहाँ तक किसी को भी कुछ भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। ये लास्ट सम जैसा एग्जैक्ट हो गया। एक और इसमें है राइट शेयर, वो भी कर लेते हैं। तो राइट शेयर जो है वो यहाँ पे दे रखा है अपने को, ठीक है। हाँ, 30 सितंबर को, नहीं कौन सी डेट, 31 अगस्त। ये परचेज की होंगे तो टू बैंक आएगा, और तुम्हारे लिए लिख देता हूँ दिस इज द राइट शेयर। अब कैसा आएगा? वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए राइट शेयर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एग्जिस्टिंग शेयर्स बताएं। तो बेटा 25 थे, प्लस 5 25 थे, और 5 का बोनस था, कितना हो गया? 35। अच्छा, क्वेश्चन कभी कभी हो सकता है घुमाए कि बोलेगा बोनस शेयर्स पे राइट शेयर नहीं मिलेगा तो मत लेना। क्वेश्चन माई बाप है, क्वेश्चन से कभी जीत मत करना, झगड़ा नहीं करना। ऐसा कैसे हो गया? जो बोलेगा, तुम जो बोलोगे ऐसा तो ऐसा। समझ में आया? फिर लॉजिक मत लगाना। चलिए 35,000 हो गया। अभी राइट रेशियो जो है, क्या राइट रेशियो? 3:7। देयरफॉर नंबर ऑफ एलिजिबल, ये लिए नहीं है, एलिजिबल है अपन, राइट शेयर्स 35,000 डिवाइड बाय 7 इंटू 3, बताओ कितना होता है? 15,000 शेयर्स। ये एलिजिबल है, ये लिए नहीं है। अगर उधर आपने 15 लेते तो गड़बड़ हो जाएगी भैया, ध्यान में रखना। अब कितने आपने लिए हैं वो देखते हैं। राइट शेयर सब्सक्राइब्ड, तो आपने 1 - 1/3 कर लो बेटा, 2/3 सब्सक्राइब किए है, बराबर ना। तो
देखिए आपके पास जो थे 15,000 इंटू 2/3 जो होता है कितना लिए 10,000 शेयर्स, इतने अपन ने लिए हैं। और इसका जो पेमेंट होगा वो आप कर सकते हो डायरेक्ट इधर ही कर लो। 15,000 शेयर्स कितने थे, 10,000, सॉरी 10,000 शेयर्स आपने लिए हैं और एक शेयर का प्राइस था 10,000 इंटू 15, 1,50,000। यही समझ में आया। पर अपने को पता है एक वर्किंग नोट और बनेगा, वो जितना राइट ट्रांसफर किया है उसका भी बना लो। इसे बोलते हैं सेल ऑफ राइट, बराबर ना। सेल ऑफ राइट लिखा है, राइट शेयर नहीं लिखा, ठीक है, राइट शेयर नहीं बेचे, सेल ऑफ राइट, वो राइट बेचा है। तो मुझे बताइए एलिजिबल राइट शेयर थे तुम्हारे पास में 15,000, उसमें जो आपने राइट सेल किया है वो 1/3 किया है, बराबर ना। तो मुझे बताओ कितने शेयर का राइट अपने सेल ट्रांसफर किया, 5,000, 5,000 ये आ गया, 15,000 इंटू 1/3, 5,000। अच्छा कितना कंसिडरेशन मिलेगा इसका, कंसिडरेशन 5,000 इंटू 2 रुपये ना, कितना होता है। अब मुझे बताओ ये कहाँ पे ट्रांसफर होगा, पी एंड एल में, ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट। इसको आपको याद से पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर करना है क्योंकि इसमें प्रॉफिट लॉस भी पूछा है। चलो ये हो गया राइट शेयर वाली बात। इतना सम हमने लास्ट सम में भी सेम चीज की थी, फिर हमने बस यहाँ पे बैलेंस निकाल दिया था, हिसाब खत्म हो गया था। तो इतना तो लास्ट सम जैसा ही है, कुछ भी नया। आगे बढ़िए। अब ये बोला डिविडेंड की बात करता है, 31 अक्टूबर को डिविडेंड मिला है बेटा। अब वो डिविडेंड जो मिला है वो ऑब्वियसली दो चीजों पे मिला है, ओपनिंग पे भी मिला है, परचेज पे भी मिला है। तो यहाँ पे देखिए 31 अक्टूबर को बाय बैंक, ठीक है, ये है डिविडेंड। अब जो ऑब्वियसली जो ओपनिंग शेयर्स पे मिला होगा, किस पे मिला होगा, वो तो अपना इनकम माना जाएगा। तो वो तो अपना कहां पे ट्रांसफर होगा, पी एंड एल में। पी मतलब ये डिविडेंड का कॉलम उसमें ट्रांसफर कर लो और लास्ट में प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा। बट जो परचेज पे मिला होगा वो आपको इधर कॉस्ट वाले कॉलम में लिखना, अमाउंट वाले कॉलम में लिखना है। तो देखिए ये हो गया वर्किंग नोट 5, वर्किंग नोट नंबर 6, डिविडेंड। ऑब्वियसली ये फाइनल डिविडेंड है। कौन सा डिविडेंड है, ये वाला। तो ये दो चीजों पे मिलेगा, एक तो जो ओपनिंग में अपने पास में बैलेंस थे उसके ऊपर। तो बताइए ओपनिंग में कितने शेयर्स अपने पास में थे, 25,000। ये 25,000 जो शेयर्स थे, डिविडेंड फेस वैल्यू पे मिलता है, तो फेस वैल्यू का 10 रुपए और इंटू कितना परसेंट है, 20% का रेट, 2 रुपया। हाँ 2 रुपये इंटू 25 कितना होता है, 50,000, बराबर ना। तो ये 50,000 जो है ये अपना इनकम माना जाएगा, क्या माना जाएगा, और कहां पे ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। इसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, क्या एंट्री होती है। तो बेटा हम एंट्री के पास करना, डिविडेंड ऑलरेडी कॉलम बनाया है, तो इसमें अगर बाय बैंक में लिखेंगे तो लेजर पोस्टिंग करो, डिविडेंड क्या होती है, बाय बैंक आएगा, तो वो डिविडेंड कॉलम इसमें लिख दो बाय बैंक में। तो ये आ गया बेटा, कितना आ गया ये 50,000, कितना आ गया ये। एंट्री का होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड ना, और ये डिविडेंड का लेजर है अपने पास में, तो इसमें बाय बैंक लिख दिया, आ गया 50,000, हिसाब खत्म हो गया। अभी दूसरा जो परचेज किया है वो, ठीक है, ये ट्रांसफर हो गया डिविडेंड कॉलम में। और अब परचेज किया उनकी बात कर रहे हैं, कितना परचेज किया था अपन ने, 5,000। तो ये 5,000 इंटू फेस वैल्यू 10 रुपए इंटू 20%, तो कितना होता है 10,000, कितना होता है। अब मुझे बताओ क्या इसको मैं प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करूंगा, डिविडेंड कॉलम में ट्रांसफर करूंगा कि रेड्यूस फ्रॉम कॉस्ट करूंगा, रेड्यूस फ्रॉम कॉस्ट। तो कॉस्ट का कॉलम ये रहा मेरे पास में, रेड्यूस करना तो बाय में लिखूंगा, तो ये बाय में लिख दिया मैंने 10,000। क्या ये आपको समझ में आया। तो ये वर्किंग नोट तुम चाहो तो रेफर कर सकते हो, वर्किंग नोट नंबर ये जो था कौन सा था अपना 6, ठीक है, दोनों में वर्किंग नोट नंबर 6 आप रेफर कर सकते हो। क्या ये तुमको समझ में आया।
बस यही इसमें खास था, बाकी तो सेम सेम ही है। डन, आगे बढ़े। अभी हमने क्या किया, उनमें से कुछ शेयर्स बेच दिए बेटा। 15 नवंबर को हमने कुछ शेयर्स बेच दिए हैं। बाय बैंक, ये सेल होगा। कितने शेयर्स बेचे अपने? 25,000। तो ये देखो 25,000, लिखने को मतलब भी नहीं है। अब अमाउंट निकालना है, तो जितना पैसा हाथ में आया उतना यहाँ पे लिखते हैं। कितना पैसा हाथ में आया बताओ? तो 25,000 इंटू 5 रुपए का प्रीमियम है, प्रीमियम है 5 रुपए में नहीं, 5 रुपए का प्रीमियम है। तो बताओ प्रीमियम फेस वैल्यू पे होता है, तो कितने में बेचा होगा? 15। तो बेटा 25,000 इंटू 15, हाँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कितने शेयर बेचे थे? 25,000 इंटू 15 रुपए। ये 15 कैसे आया? 10 प्लस 5 का प्रीमियम। समझ में आया? कितना आया था? 3 लाख। ये 3,75,000 जितना पैसा हाथ में आया वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अगर ब्रोकरेज वगैरह होते तो वो माइनस करके लिखते बराबर ना। तो ये मैंने लिख दिया इधर 3,75,000। क्या खत्म हो गया कि कुछ बाकी है? कुछ बाकी है। क्या बोला? जब भी बेचोगे तो उस पर प्रॉफिट या लॉस निकालना पड़ेगा। तो अब इसके ऊपर प्रॉफिट या लॉस निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते प्रॉफिट या लॉस? इसमें से अगर आप कॉस्ट माइनस करते हो, क्या माइनस करते हो? तो तुमको प्रॉफिट या लॉस मिल जाएगा। यहाँ पे लेना है एवरेज कॉस्ट। क्या लेना है? एवरेज कॉस्ट का मतलब बड़ा सिंपल है, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल शेयर्स। अब टोटल कॉस्ट कितनी है वो देखिए। तो कॉस्ट का कॉलम दे रखा है ये वाला। अब इसमें सब ऐड कर लो। तो पहला अमाउंट है 3,75,000। कौन सा है? ठीक है, 3,75,000, 80 और 1,50,000। तो देखो, हाँ मैं यहाँ लिख देता हूँ 3,75,000 प्लस 80,000 प्लस, नहीं प्लस कितना था? 1,50,000, 1,50,000। बट वेट, जब इधर का प्लस कर रहा हूं तो इधर का माइनस भी तो करना पड़ेगा, नेट लेना है। तो बेटा इधर में एक माइनस भी हुआ 10,000। वो 3,75,000 मत करना, वो तो अभी सेल किया उसका है। हाँ, कुछ लोग गलती से है ना, बच्चे लोग वो भी कर लेते हैं, उसको भी माइनस कर लेते हैं। अरे बेटा वो तो अभी बेचा है ना, बेचने से पहले कॉस्ट निकालोगे ना। तो ये 10,000 रुपये यहाँ से माइनस कर लो। अब क्या करना है, सुना ध्यान से। डिवाइड बाय जितने शेयर्स थे, कितने शेयर्स थे वो देख लो। तो इसके अंदर थे 25, 5, 5, 10, बस उधर तो शेयर्स भी नहीं है। तो 25 प्लस 5, तो देखो ये 25 प्लस 5 प्लस 5 और प्लस 10। ठीक है, तो एक का एवरेज कॉस्ट मिल जाएगा। क्या मिलेगा अपने को? एक का, और इनटू कितने अपन ने बेचे हैं वो देख लो। क्या हमने सब बेचे कि 25,000 बेचे हैं? तो 25 के लिए कितना होगा? 30,000, 555 इस कर लो लास्ट वाले को। चलो अब बताओ कितना फिर प्रॉफिट आता है कि लॉस आता है? प्रॉफिट आया, करो माइनस 3,75,000 में से आप ये 3,30,000 556 माइनस कर लो। 44,444 ऐसा। चलो तो बेटा ये आ गया यहाँ पे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, गेन ऑन सेल, गेन। ठीक है, ये सीधा कॉस्ट के कॉलम में आ जाएगा। 44,444 खत्म। क्या ये समझ में आया आपको? इसे लिखता हूँ। बोले समझ में आया ये वाला? तो ये तो सीधा हिसाब खत्म हो गया। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा। तो सबसे पहले क्लोजिंग बैलेंस निकालिए। बाय बैलेंस कैरी डाउन 31 दिसंबर को। अब यहाँ पे कोई अपने को क्लोजिंग वैल्यू नहीं दे रखा, तो वो कंपेयर तो करना ही नहीं है। कंपेयर कब करता? फेयर वैल्यू को, जब लास्ट में फेयर वैल्यू दे रखा होता। क्या मुझे इस क्वेश्चन में लास्ट में ईयर एंड का फेयर वैल्यू दे रखा है? नहीं, वरना मैं कंपेयर करता कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, तो जो कॉस्ट है वही जीती जाएगी। कॉस्ट को ले लो आप। तो बताओ यहाँ पे देखो कितने शेयर? 25 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 10 तो 35 और कितने हो गए? 45 में से 25 गया, कितना बच गया? 20,000 शेयर बच गए, 20,000। उसके बाद में ये अमाउंट देख लो,
3,75,000 प्लस 80 प्लस 1,50,000 प्लस 4,444 माइनस 10,000 माइनस 3,75,000 264। ये वाला समझ में आया? ये वाला अभी भी खत्म नहीं हुआ है। क्या बच गया सोचो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिविडेंड। तो ये बताओ, जो डिविडेंड ओपन है इसको भी तो ट्रांसफर करना पड़ेगा ना, लास्ट में टैली भी तो होना चाहिए। अरे लेजर तो टैली होनी चाहिए लास्ट में, तो इसको ट्रांसफर कर लीजिए आप P&L अकाउंट में। कहाँ पे ट्रांसफर करना है? ये डिविडेंड ट्रांसफर कर लिया, तो ये 50,000 डिविडेंड का ट्रांसफर कर लो। अब देखो, अब सब टैली हो जाएगा। 45,000 इधर आएगा, 50,000 इधर आएगा, इधर भी 45 आएगा, 50,000 इधर आएगा। इसका रोल तुम मार दो। 6,44,444 दी एंड। टैली हो के नहीं हुआ? हो गया। अब खत्म नहीं हुआ है, अभी प्रॉफिट लॉस भी बचा है। क्या बचा है? ठीक है, तो मैंने तो यहाँ पे वर्किंग नोट बना रही है, तुम इसके नीचे बनाना, दोनों साथ साथ में बनेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, और ये क्योंकि इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है तो ये सिर्फ एक्सट्रैक्ट बनने वाला है। अब सिंपल है प्रॉफिट लॉस बनाना है, जहां जहाँ पे P&L आया वो सब लिख दो। आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में देखो कहाँ कहाँ पे प्रॉफिट लॉस आया था, तो ये देखो, ये P&L है, ये P&L है, बस दो ही P&L है, तो दोनों लिख दो। तो सबसे पहले तो बाय, एक तो था सेल का, तो गेन ऑन सेल, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। बताओ कितना गेन हुआ था इन्वेस्टमेंट बेचने पे? 4,444, ये वाला। इसके अलावा डिविडेंड का इनकम था बराबर ना, तो आपने एंट्री पास की बैंक टू डिविडेंड और डिविडेंड टू P&L, ये ट्रांसफर हो गया। कितना था? 50,000। और लास्ट में एक और चीज आएगी, बोलो क्या? सेल ऑफ राइट, तो नोट में लिखा था आपने, वो मत भूलना। तो बाय सेल ऑफ राइट आपने लिखा था ना इधर, ट्रांसफर टू P&L अकाउंट किधर गया? ये देखो, ट्रांसफर टू P&L 10,000 रुपये, तो ये 10,000 रुपये ये और आ गया, खत्म। बस अब ये बच गया, ये बैलेंस निकल गया इसका। टू बैलेंस कैरी डाउन करो, कितना टोटल होता है? ये वाला, खत्म। अब खत्म हुआ। तो लास्ट टाइम जैसे ही था, सिर्फ इसमें डिविडेंड का नया एक्स्ट्रा एंट्री था और सेल का एंट्री था। सेल तो ऑलरेडी अपन सीख चुके थे, कहाँ पे? वो फिक्स वाले में, वैसा ही था। समझ में आया ये वाला? चलो फिर हो जाओ शुरू। चलिए, तो ये हो गया तुम्हारा, कौन सा इलस्ट्रेशन था अपना? 9 वाला। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे इलस्ट्रेशन तो खत्म हो गए, पर चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद में कुछ और क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आपका होमवर्क रहेगा, सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद में 11 ऑलरेडी हो चुका है, 12 ऑलरेडी हो चुका है, राइट? 13 वाला भी होमवर्क रहेगा, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। बोलिए, यहाँ तक किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। ठीक है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो और भी इसमें बहुत कुछ बाकी है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं अपन। अब थोड़ा सा थियरी वाले क्वेश्चन है इसके अंदर, वो भी देख लेते हैं अपन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 1 दे रखा है, वो निकालिए आप लोग। इलस्ट्रेशन नंबर 1, करिए शुरू। An unquoted long-term investment is carried in the book at a cost of 2 lakh. The published account of the unlisted company received in May 2011 show that the company was incurring cash losses with the declining market shares, and the long-term investment may not fetch more than 20,000. How will you deal with this in the preparing the financial statement of R Limited for the ended 31st March 2011? कि आपके पास में कुछ अनकोटेड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, कुछ शेयर्स है मान लेते हैं जो लिस्टेड नहीं है,
उसकी वैल्यू कितनी है 2 लाख में, 2 लाख में लिए थे, कॉस्ट इसकी 2 लाख। शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग शॉर्ट टर्म जो वैल्यू होता है कॉस्ट ऑफ फेयर वैल्यू विच एवर लोअर पे होता है, बट लॉन्ग टर्म में क्या बताया था हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट पे। हाँ, उसमें से परमानेंट डिक्लाइन हो जाए, इन दैट केस हम उस डिक्लाइन को बुक करते हैं और उस कम वैल्यू पे दिखाते हैं। अगर टेम्परेरी वैल्यू कम होता है तो कभी उसको बुक करते हैं, वो आपको पहले स्टार्ट में नोट्स में दिखाया था लास्ट लेक्चर में, इससे पहले। अभी क्या बोल रहा है कि इस बार क्या हुआ, उस अनलिस्टेड कंपनी को लॉस हो गया, और वो लॉस भी कैश लॉस है। कौन सा लॉस है, मतलब इसके पास पैसे देने के लिए भी पैसे नहीं है ऐसा, मतलब जो सैलरी वैल्यू होती है उसके लिए भी इसके पास में कैश अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इनका क्या है मार्केटिंग में जो शेयर है वो डिक्लाइन हो रहा है। और ये क्या बोल रहा है कि आगे भी फ्यूचर में भी इसका वैल्यू जो है वो मोर देन 20,000 नहीं रहेगा। तो मुझे बताइए टेम्परेरी हुआ कि परमानेंट हुआ है, परमानेंट। इन दैट केस हम इसका वैल्यू कम कर लेंगे, तो जो 2 लाख था उसका वैल्यू हम कहाँ तक लेके आ जाएंगे, 20,000 तक। तो कितना लॉस बुक होगा इस साल, 1,80,000 का। तो ये टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट है इसके लिए, लॉन्ग टर्म है, परमानेंट लॉस बुक होता है बस। तो पढ़ लो आप आंसर, कुछ नहीं समझ में आया तो बताओ मुझे। I stated that in the question that the financial statement for the year ended 31st March 2011 are still under preparation. The answer has been given on the assumption that the financial statement are to be completed and approved by the board of directors. देखो इसमें क्या था कि अभी तक वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हुए नहीं है, तो हमने ये अज्यूम किया कि वो ऑलरेडी अप्रूव हो चुके हैं और ये जो हालत है वो सही है। Also, the fall in the value of investment has been considered on the account of conditional existing on the balance sheet date. अगर आप इन्हें भी लिखोगे तो चलेगा, इतना इशू नहीं है। अपना मेन आंसर ये है, क्या है ये देखो, इन्वेस्टमेंट क्लासिफाइड एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुड बी कैरीड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट कॉस्ट। नॉर्मली जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है वो किस पे दिखना चाहिए, कॉस्ट। However, provision for the diminution should be made to recognize the decline other than temporary in the value of the investment, such reduction being determined and made for each investment individually। पर हमको क्या करना है, उसका जो परमानेंट डिक्लाइन होता है उसको बुक करना है, और इंडिविजुअली बुक होता है, हर इन्वेस्टमेंट का अलग होता है। As per AS 13 device accounting for investment state that indicator of the value in an investment are obtained by the reference to its market value, the investee assets and result and the expected cash flow from the investment। इस तरह से हम उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। On the above basis, the fact in the given case clearly suggests that provision for the diminution should be made to reduce the carrying amount of long-term investment to 20,000। तो अपने उसका वैल्यू कितना हम करना है, 20,000। तो इनडायरेक्ट लॉस कितना हो गया, 1,80,000। क्या ये आपको समझ में आया, थियरी वगैरह तो नॉर्मली आते नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2, X Limited on 1st Jan 2011 had made an investment of 600 lakh in the equity shares of Y Limited, of which 50% is made in the long term category। तो बेटा 600 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, इसमें 50% लॉन्ग टर्म है और 50% शॉर्ट टर्म। तो करंट इन्वेस्टमेंट जो है, करंट असेट या करंट इन्वेस्टमेंट जो है वो 50% मतलब 300 का है, और जो तुम्हारा लॉन्ग टर्म है वो भी कितना है, 300 का। और देखिए रेस्ट एज ए टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट, तो वो शॉर्ट टर्म हो गया। The realizable value of such investment on 31st March become 200 lakh। अभी क्या बोल रहा है कि इसकी जो फेयर वैल्यू है वो कितनी है, 200 लाख की। ठीक है, तो अब रूल क्या होता है पहले वो सुनना, बाद में क्वेश्चन पढ़ना, पहले रूल समझो। रूल ऐसा होता है कि 200 लाख दोनों का है बेटा, तो इसका भी 50-50% कर लो। 200 का 50% कितना होता है, 100 लाख, और 100 लाख मतलब जो करंट है उसका 100 लाख, और जो लॉन्ग टर्म है उसका भी कितना हो गया, 100 लाख। अब करंट तो ऐसा होता है कि आपको विच एवर इज लोअर पे वैल्यू करना है, इस वैल्यू ना विच एवर इज, तो इसमें तो अपन विच एवर लोअर पे करेंगे, बट इसमें वो फेयर वैल्यू देने का काम ही नहीं है, तो ये 300 पे ही वैल्यू होगा लॉन्ग टर्म वाला। हाँ, अगर लॉन्ग टर्म में परमानेंट डिक्लाइन हो गई है तो कम पे वैल्यू करना पड़ेगा। अब आगे क्या बोलता है, फ्रॉम द गिवन मार्केट कंडीशन इट इज अपेरेंट दैट द रिडक्शन इन द वैल्यू इज नॉट टेम्परेरी। क्या ये वैल्यू जो रिड्यूस हुआ है वो टेम्परेरी की परमानेंट है, परमानेंट। तो दोनों को ही कम पे वैल्यू करना पड़ेगा। तो अब मुझे बताओ दोनों जो वैल्यू होगा वो कितने पे होगा, क्या 600 पे होगा कि 200 पे होगा, 200 पे। 100 इसका 100 इसका। क्या ये आपको समझ में आया, देख लीजिए आंसर पढ़िए, कुछ नहीं समझ में आया तो बताइए। तो दोनों है ना 200 पे वैल्यू के, बहुत लंबा छोड़ा दे रखा है इसने। हाँ, इतना कोई एग्जाम में आता नहीं है ऐसा, अब देख लो बस, पूरा इसने एक्सप्लेनेशन किया ऐसा सा होता है, ये होता है। पढ़ लो आप एक बार, गो थ्रू कर लो आप।
चलो हुआ, ठीक है। तो वो इसने समझाया है कि भाई जो कि 600 लाख का था, अब उसका वैल्यू 200 लाख हो गया है। 200 में 50% तेरा, 50% मेरा। तो शॉर्ट टर्म है तो विचुअली लोअर पे होगा, लॉन्ग टर्म कॉस्ट पे होता है, बट क्योंकि यहाँ पे परमानेंट हुआ है इसकी वजह से उसको भी लोअर पे करना पड़ेगा। अब इसमें एक ये वाला भी कर लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 4। ये बाद में करते हैं, पहले 4 करते हैं। Masses Innovative Garment Manufacturing Company Limited invested in the shares of another company on 1st October 2013 at a cost of 2,50,000। तो बेटा आपने दूसरी कंपनी में शेयर्स लिए, कितने कॉस्ट में लिए? 2,50,000 में। इट ऑल्सो अर्लियर परचेज गोल्ड, आपने गोल्ड भी परचेज किया था 4 लाख का, और सिल्वर किया था 2 लाख का। तो आपका एक इन्वेस्टमेंट, 3 इन्वेस्टमेंट है, 3 शेयर्स में, गोल्ड में, सिल्वर में। अच्छा, इन तीनों की जो मार्केट वैल्यू करंट में दे रखी है वो ये दे रखी है, शेयर्स की, गोल्ड की और सिल्वर की। अब ये पूछा आप इसको कैसे वैल्यू करोगे। अब आपको पहले पता शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ बोला नहीं है कि इतने टाइम होल्ड करेगा, पर हम ये मान सकते हैं कि जो नॉर्मली गोल्ड और सिल्वर होते हैं वो लॉन्ग टर्म ही होंगे। तो क्या इनका मार्केट वैल्यू कोई मतलब रखता है? नहीं, कुछ मतलब नहीं है। तो इनका जो वैल्यू होगा वो अपनी कॉस्ट 4 लाख और 2 लाख पे होने वाला है। पर जो शेयर्स है, अगर हम अज्यूम करते हैं कि शॉर्ट टर्म है, तो फिर आपको लोअर पे वैल्यू करना पड़ेगा, 2,25,000 पे। तो आप ये अज्यूम करते हो कि लॉन्ग टर्म है, तो जो था वो बराबर था। अब दोनों आंसर ले सकते हो कि हमने ये अज्यूम किया कि शॉर्ट टर्म है तो ये वाला, और लॉन्ग टर्म है तो ये वाला। बट गोल्ड एंड सिल्वर तो आप सिंपल यूज करोगे कि हमने अज्यूम किया कि लॉन्ग टर्म है। चलो पढ़ लो आंसर, कुछ नहीं समझ में आया तो बता। समझा आपको? तो ये तो सब फर्जी क्वेश्चन थे, दो तीन तो थोड़े कुछ टाइम पास थे, कुछ खास नहीं थे। अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो अच्छा वाला है। इसका नाम है रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या नाम है इसका? बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये क्या बोलता है कि देखो, जब आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा तब आपको लगा कि मैं लॉन्ग टर्म करूंगा, क्या करूंगा? फिर आपको समझ में आया कि यार मैंने तो पीएनबी कंपनी के शेयर लिए थे, और अभी इसमें घपला वपला आ गया, तो अभी मुझे रखना नहीं, इसको 2-3 महीने में बेच देना। अब मुझे पता चला बैलेंस शीट डेट पे करूंगे, तो क्या इसको मैंने लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म करना चाहिए? शॉर्ट टर्म, तो ये लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म हो गया। तो आपने लास्ट टाइम इसको लॉन्ग टर्म किया होगा, इस तरह क्या कर रहे हो? शॉर्ट टर्म कर रहे हो। अच्छा, लास्ट टाइम छोटा कंपनी के शेयर खरीदे, अपने लगा कि 2-3 महीने में बेच देंगे, तो पहले अपन ने करंट मानना होगा। अब वो कंपनी बढ़िया निकल गई, क्या ऑर्डर मिल रहे, क्या मिल रहा है, हमने बोला क्यों बेचना है इस कंपनी के शेयर, बढ़िया कंपनी है, 10 साल रखेंगे अपन। अभी शॉर्ट टर्म से क्या हो गया? लॉन्ग टर्म। तो क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? रियल लाइफ में हो सकता है कि किसी कंपनी, कोई बढ़िया कंपनी थी, आपने शेयर ले लिया, आपको लगा मैं 10 साल रहूंगा, तो सी बनूंगा, बनूंगी तब बेचूंगा। अब वो कंपनी घपले निकल रहे हैं, कंपनी घटिया काम कर रही है, क्या आप उसको रखोगे कि बेच दोगे? बेच देंगे। कुछ छोटी कंपनी के शेयर आपने ले लिए थे, बराबर ना, कि भाई कुछ दिन में बेच देंगे, अभी प्राइस गिरा हुआ है,
अब कंपनी के बढ़िया ऑर्डर मिल रहे हैं, बड़ी बड़ी न्यूज में आ रहा है, वो बढ़िया शेयर्स निकला, अब क्या इसको रखेंगे, बेच देंगे, रखेंगे। तो ये शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। इसको प्यार से बोलते हैं रिक्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? अब ये रिक्लासिफिकेशन क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना। पहले ये लॉन्ग टर्म था, पहले क्या था ये, तो ऑब्वियसली जब लॉन्ग टर्म होगा तो कॉस्ट पे वैल्यू होगा, किस पे वैल्यू होगा? अभी तो इसको शॉर्ट टर्म पे कर रहा है, तो तेरा शॉर्ट टर्म का रूट कहता है कॉस्ट ऑफ फेयर वैल्यू व्हिचएवर इज लो। समझ में आया? पर जब मैं इसे रिक्लासिफाई कर रहा हूं तो मुझे दो तीन चीजों की ध्यान में रखने का है। दो तीन चीजें, बातें कौन सी है वो देखो। यहाँ पे मैं तीन चीजें पहले बताऊंगा। एक होती है बेटा कॉस्ट, क्या होती है? एक होती है कैरिंग अमाउंट, और एक होता है फेयर वैल्यू। ये तीन चीजें तो बड़े ध्यान से समझनी पड़ेगी। कॉस्ट मतलब ओरिजिनली कितने में लिया था, फेयर वैल्यू मतलब उसका आज का मार्केट प्राइस, एक तरह से बोल सकते हैं। अब ये बीच में बच गया कैरिंग अमाउंट। ये क्या होता है? वो वैल्यू जो बुक्स में कैरी हो रहा है। कैरी हो रहा है मतलब बैलेंस शीट का वैल्यू। पहले आप मुझे सोचे बताओ, क्या मेरा कॉस्ट जो है, क्या मेरी बैलेंस शीट में हमेशा वही वैल्यू दिखता है, कुछ दूसरा भी हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने 2021 में एक कंपनी के शेयर्स लिए थे, ठीक है, उसका वैल्यू था 100 रुपए। फिर उस कंपनी में क्या हुआ, कोई बड़ी न्यूज आ गई, उसकी वजह से उसमें परमानेंट डिक्लाइन हो गया। अब उसका वैल्यू जो 2022 में है वो कम हो गया। तो एज पर द रूल, चाहे वो लॉन्ग टर्म होगा बट परमानेंट डिक्लाइन हो तो कम करते हैं। तो अब मैंने इस बार इसका शेयर का वैल्यू परमानेंट डिक्लाइन करके 60 कर लिया। अब मुझे बताइए मेरी बुक्स में कितना वैल्यू दिख रहा है, तभी कॉस्ट कितनी थी? क्या सेम ही अलग है? तो क्या मेरी कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट सेम होती है, अलग होती है? अलग हो सकती है, सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। तो एक होगा कॉस्ट, एक होगा कैरिंग अमाउंट, तीसरा होगा फेयर वैल्यू। तीन चीजें अपने पास में है। अब आपको कौन सा क्या वैल्यू करना है वो समझिए। अगर आप पहले देखो, यहाँ पे रिक्लासिफिकेशन अपन देखते हैं। अगर पहले आप लॉन्ग टर्म थे, क्या थे आप? भाई लॉन्ग टर्म रखेंगे। अब आप इसको करंट कर रहे हो, शॉर्ट टर्म कर रहे हो। या दूसरा, पहले आप करंट थे, अभी आप इसको क्या कर रहे हो? लॉन्ग टर्म। तो अगर आप पहले लॉन्ग टर्म थे, अभी आप इसको करंट कर रहे हो, तो ये बताइए, ये बोलता है एक तो होती है कॉस्ट, क्या होती है, और एक होती है फेयर वैल्यू, और एक होता है कैरिंग अमाउंट। तो ये बोलता है अगर पहले लॉन्ग टर्म था, अभी तो करंट में जा रहा है, तो तुझे कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर पे वैल्यू करना है। फेयर वैल्यू पूछा, क्या वैल्यू करना है? कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज। और अगर करंट से लॉन्ग टर्म पे आ रहे हो तो कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर पे करना है। क्या बोला पहले? कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर। इधर क्या बोला? कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज। तो इसमें मोटा मोटी तीन चीज है, कॉस्ट है, फेयर वैल्यू और कैरिंग अमाउंट है। एक चीज तो विच एवर इज। अब कंफ्यूजन क्या होगा कि कब कैरिंग अमाउंट लेना है, कब फेयर वैल्यू लेना है। हो सकता है एग्जाम में तुम इसके अंदर कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच भी लोअर लेके आ जाओ, और हो सकता है तुम उसके अंदर कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच भी लोअर लेके आ जाओ। तो ये एग्जाम में तीनों मिल सकता है। एक चीज कॉस्ट भी मिलेगा, कैरिंग अमाउंट भी मिलेगा, और फेयर वैल्यू भी मिलेगी। तुम फंस जाओगे, फंस गए, तो अभी क्या करने का है? तो ट्रिक यूज करनी पड़ेगी याद रखने के लिए, आप फंसे नहीं। तो देखो, आप इसको देखिए, करंट से लॉन्ग टर्म हो गया। तो पहले मुझे, जब वो करंट था, जो पहले था, वो क्या था? करंट। करंट को कैसे वैल्यू करते हैं? कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज। तो बेटा अभी तो लॉन्ग टर्म बनाना, तो तू अपनी औकात मत भूल। तेरी औकात क्या थी? कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज। तो अभी भी तेरी औकात क्या रही? कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज। बस तो ये मिल गया तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो गया, कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज। तो अपनी औकात मत भूलना, क्या नहीं भूलना अपनी। कुछ भी हो जाए, तुम बड़े बन जाओ, छोटे बन जाओ, अपनी औकात नहीं भूलना। अपने को भूलना नहीं हम कहाँ से आए। तो मुझे तो पहले तुम करंट थे तो क्या थे? तुम कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। बस अभी भी वही रहेगा। और ऑब्वियसली तुम लॉन्ग टर्म थे तो तुम्हारा कॉस्ट ही होगा, फेयर वैल्यू तो कभी था ही नहीं। कॉस्ट होगा या कैरिंग अमाउंट होगा, फेयर वैल्यू तो पहले भी नहीं था, तो अभी कहाँ से आएगा? तो जो पहले नहीं तो अभी मतलब अपने औकात बोलने का, जो पुराना था वो ये रखे गए। ऐसे ट्रिक से याद रखना है बस। बाकी तो विच एवर इज लोअर तो है ही है। क्या ये तुमको समझ में आया? चलो, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। इलस्ट्रेशन नंबर 3।
ABC Limited want to reclassify its investment in accordance with the AS13. चलो ये reclassify करना चाहता है, आपको पूछ रहा है. Decide and state the amount of transfer based on the following information. First, a proportion of the current investment purchase for 20 lakhs. पहले current था बेटा, अभी उसको reclassify कर दिया long term में. अच्छा, आपने लिया था कितने में लिया था बेटा? 20 लाख में. अब ये बोल रहा है कि इसकी मार्केट वैल्यू दे रखी है 25 लाख. तो करंट से लॉन्ग टर्म हो गया तो कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर, फेयर वैल्यू मार्केट प्राइस ही हो गया. तो मुझे बताओ क्या 20 पे वैल्यू 25 पे करूंगा? 20 पे, तो ये 20 पे वैल्यू का. दूसरा, अनदर पोर्शन ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट परचेज 15 लाख टू बी रिक्लासिफाइड एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन द मार्केट ऑफ दिस डेट 6.5 लाख. तो बताओ ये भी सेम चीज है, करंट से लॉन्ग टर्म पे आ रहा है. तो कॉस्ट की फेयर वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर कितना है? 6.5. हर वाला सर्टन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, पहले लॉन्ग टर्म था अभी शॉर्ट टर्म हो रहा है. तो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट 18 थी और इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू यानी कैरिंग डाउन वैल्यू जो है वो 12 है. तो किसमें वैल्यू होगा? 12 है. देख लो आंसर. कुछ नहीं समझ में आया तो आप बताइए. अच्छा, ये जो हमने समझा है ना, ये समझे कि वो इन्वेस्टमेंट कितने पे वैल्यू होगा. अब कितना लॉस होगा वो समझिए कि जो वैल्यू पहले था और जो अभी का बैलेंस शीट का वैल्यू अगर वो चेंज हुआ है तो लॉस होगा, और वो चेंज नहीं हुआ तो लॉस होगा. जैसे देखो, मैं यहाँ पे आपके लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, ये समझने की बात है. थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना, 2 मिनट में हो जाएगा. पर शिट तुम्हारे अंदर तो है ही नहीं. चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है. यहाँ पे देखो, ये कॉस्ट है बेटा, ठीक है. ये मैं ऐसा लिखता हूँ, ये अर्लियर वैल्यू, अर्लियर वैल्यू, अर्लियर मतलब पहले का वैल्यू, और ये अभी का वैल्यू, करंट वैल्यू नाउ. अभी ऐसे करना है. तो पहले ये बोल रहा है 20 पे वैल्यू था. कितने पे वैल्यू था? अभी तुम्हारा रूल क्या है कि दोनों में से विचेवर लोअर, 20 और 25 विचेवर इज. तो अभी 20 ही है. तो क्या इसमें कोई लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं. तो इसमें कोई लॉस को बुक करना, जो पहले था उस पर वैल्यू करते हैं, तो इसमें कोई लॉस नहीं होगा. सेकंड वाले केस में देखिए, पहले 15 था, अभी इसका प्राइस कम हो गया, 6.5 हो गया. तो मुझे बताओ क्या वैल्यू चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या इसमें लॉस होगा कि नहीं होगा? होगा. ये लॉस बुक करना पड़ेगा. कितना डिफरेंस हो गया? लॉस होना डिफरेंस कितना लॉस हो गया? 8.5. वो लॉस तुम्हारा प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा. थर्ड में देखिए, पहले ओरिजिनल कॉस्ट था 18 और डब्ल्यू था 12. अब मुझे सोचे बताओ तुम्हारे बुक्स में कितना वैल्यू दिख रहा होगा? पहले 18 की 12 कैरिंग अमाउंट दिख रहा होगा, ये 12. अभी किस पे वैल्यू करना है? 18 पे करना है कि 12 पे करना है? 12 पे ही. तो क्या इसमें कोई लॉस हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ. जब मैं बैलेंस शीट का वैल्यू देख रहा हूँ तो विचेवर लोअर है, पर जब मैं लॉस देख रहा हूँ तो आपको दिमाग में ऐसे चलना है पहले क्या वैल्यू था, आज क्या वैल्यू है. क्या ये तुमको समझ में आया? इस तरह से लॉस. तो मुझे तीनों में लॉस किसमें हो रहा है? सेकंड केस में. क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, उसका वैल्यू जो पहले था उससे भी कम हो रहा है. थर्ड वाला, थर्ड वाला बेटा क्या है? लॉन्ग टर्म था. तो आपने लिया होगा ओरिजिनली 18 में, फिर उसमें परमानेंट डिक्लाइन हुआ होगा. इसके लिए आज का डब्ल्यू मतलब बैलेंस शीट का वैल्यू जो है वो 12 है. तो मुझे बताओ, रिक्लासीफाई करने से पहले भी इसका वैल्यू कितना था? अभी रिक्लासीफाई किया तो विच एवरेज लोअर के हिसाब से भी कितना आ गया? तो क्या कोई लॉस हुआ? ये क्यों बताया कि तुमको एमसीक्यूज है? हो सकता है उसमें ये लाइन दे दी या ये वाली लाइन दे दी. अब बोलेगा कितना अमाउंट ट्रांसफर टू पीएनएल होगा. अब अगर तुमने वो पीएल में वो लिख दिया, आपने इसका 6.5 लिख दिया, तो तुम गए. तो बड़े ध्यान से पढ़ना क्या पूछा है. क्या इसने ये पूछा है कि बैलेंस शीट पे क्या वैल्यू आएगा? तो 6.5 है. बट ये पूछता है कि नहीं नहीं प्रॉफिट लॉस में कितना ट्रांसफर होगा? तो वो 8.5 होगा. डिफरेंस समझ में आया तुमको? ये आपको ध्यान रखना है. ये छोटी बात है बट तकलीफ दे सकती है तुमको. क्लियर है मामला? कॉमन सेंस की बात थी. ये कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आएंगे आपके लिए. एक और छोटा सा यहाँ पे क्वेश्चन है, ये वाला. इसको करेंगे इंपोर्टेंट मार्क.
चलिए क्वेश्चन नंबर 14, ब्लू चिप इक्विटी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड वांट टू reclassify its investment in accordance with the AS 13. State the value at which the investment have to be reclassified. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए कॉस्टिंग 8.5 lakhs. पहले ये लॉन्ग टर्म था बेटा, अभी क्या बन रहा है ये करंट, तो किस पे वैल्यू करेंगे, कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर. तो 8.5, अब कंपनी ने रेड्यूस किया था इसका वैल्यू 6.5, तो ये 6.5 है, ये कैरिंग अमाउंट है, क्या है ये, क्योंकि इसमें परमानेंट डिक्लाइन होता है, इसकी वजह से आपने इसका वैल्यू कम किया था. अभी ये बोला कि इसका जो फेयर वैल्यू वो दे रहा है 6.8, तो तीनों है, कॉस्ट भी है, कैरिंग अमाउंट भी है और फेयर वैल्यू भी है. आपको व्हिचएवर इज लोअर में किसको लेना है पहले वो बताओ, कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट. तो 8.5 और 6.5 विद द लोअर 6.5. तो बैलेंस शीट में जब वैल्यू हुआ तो कितने पे आएगा 6.5. अब मेरे क्वेश्चन पे लॉस कितना हुआ इसमें, नहीं हुआ क्योंकि कैरिंग अमाउंट था ना बेटा. अब समझे खेल, इतनी छोटी सी बात, कितनी छोटी, एग्जाम में आ गया और ऑप्शन में चारों मिलेंगे. ऑप्शन में तुमको 6.5 भी लॉस मिलेगा, तुमको 0 भी मिलेगा, तुमको 2 भी मिलेगा. समझ में आया कि नहीं आया, और तुमको इन दोनों का डिफरेंस 8.5 और 6.8 का डिफरेंस भी मिलेगा. समझ में आया क्या बोला मैं. चलो अब अगर बैलेंस शीट वैल्यू पूछता है तो बराबर है 6.5. अगर वो लॉस पूछता है कितना लॉस अमाउंट ट्रांसफर टू पीएनएल, तो फिर आपको लिखना है 0. 0 क्यों, क्योंकि पहले भी 6.5 था, अभी लोअर होने के बाद भी 6.5 ही है, तो कोई ट्रांसफर करना ही नहीं अपने को. चलो पहले ये लॉन्ग टर्म था, चलो इस बार करंट हो गया. कॉस्ट थी 7 लाख बेटा, ठीक है, आपका फेयर वैल्यू 8 लाख है और इसका बुक वैल्यू 7 लाख था. तो पहले तो ये बताओ बैलेंस शीट में कौन सा वैल्यू आएगा, बैलेंस शीट का वैल्यू देख लो. पहले 7 और कैरिंग अमाउंट भी 7, तो विच एवर इज लोअर, सेम ही है 7, तो 7 आ गया. अब मुझे बताओ, आप मुझे बताइए कितना लॉस ट्रांसफर होगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि पहले भी 7 ही था, आज भी कितना है 7 ही है. अब ये करंट है बेटा, क्या है ये, इसको रिक्लासिफाई करना है लॉन्ग टर्म में. अब कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लो, अब कैरिंग अमाउंट को मतलब नहीं है. 10 लाख कॉस्ट है और 12 लाख का ये है, तो 10 लाख पे ये. समझ में आया, बताइए किसी को डाउट है तो आप बताओ. ठीक, बस हो गया, नहीं था, अभी भी खत्म नहीं हुआ है. अभी अपने नोट से कुछ क्वेश्चन है, वैसे ऑलमोस्ट हो गए, तो 1-2 क्वेश्चन बचे वो देख लेते हैं. चलिए ये क्वेश्चन नंबर 1 रिक्लासीफाई वाला है, होमवर्क हो गया, ठीक है, तुम कर सकते हो रिक्लासीफाई. क्वेश्चन नंबर 2 भी रिक्लासीफाई है, सेम अपन कर चुके हैं, तो होमवर्क हो गया. क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये देख लो, क्या बोलता है सुनना ध्यान से. मिस्टर मोहन हैज इन्वेस्टेड सम मनी इन वेरियस म्यूचुअल फंड. एक बंदे ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, 4 म्यूचुअल फंड है ABCD, ठीक है. अच्छा इसकी डेट ऑफ परचेज दे रखी है 1 मई 17, 5 अगस्त 2020, 1 जनवरी 2021 और 7 मई 2020. ये परचेज वैल्यू दे रखा है, इनके ऊपर इतना ब्रोकरेज पे किया है, इतना स्टैंप ड्यूटी पे किया है. जब मैं कॉस्ट लेता हूँ तो क्या इसके अंदर ब्रोकरेज आता है कि नहीं आता है, आता है, और स्टैंप ड्यूटी भी आएगा. तो जब मैं कॉस्ट निकालूंगा तो मुझे इन सबको ऐड करना पड़ेगा. अब इनकी एंड में मार्केट वैल्यू दे रखी है, ये फेयर वैल्यू दे रखी है. पहला काम तो इसने पूछा क्लासीफाई करोगे शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है, और दूसरा बोला कि इसका कितना वैल्यू बैलेंस शीट में आएगा. तो पहले बताओ, अगर मैंने 2017 में लिया था बेटा और आज 31 मार्च 2021 है, तो शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म. बट ये 2020 में अगस्त में लिया और 31 मार्च है, तो 8 महीने ही होता है, तो शॉर्ट टर्म. ये भी शॉर्ट टर्म होगा और लास्ट वाला भी क्या होगा, शॉर्ट टर्म. ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले लिखा म्यूचुअल फंड, डेट ऑफ परचेज, कॉस्ट में तीनों को ऐड कर लिया, मार्केट प्राइस एक अलग से कॉलम ले लिया. तो पहले हमने लिखा ये लॉन्ग टर्म है, ये शॉर्ट टर्म है, ये शॉर्ट टर्म है, ये शॉर्ट टर्म है, बराबर है. अब इसको वैल्यू करना है. लॉन्ग टर्म वैल्यू किस पे होता है, कॉस्ट पे होता है कि लोअर पे होता है, कॉस्ट पे. तो इसकी कॉस्ट कितनी है बेटा 50,220. तो यहाँ पे बराबर लिखा है, यहाँ पे अमाउंट गलत लिखा है, इसको काटो और सही करो. 50,220 अमाउंट को काटने से कर लीजिए 50,220.
नोट्स में आपको देखिए अमाउंट में कॉस्ट तो बराबर लिखा है, अमाउंट रॉन्ग लिख दिया है। तो आप लिखिए 50,220। तो आपने अभी देखिए, अभी इसमें लोअर आएगा तो बेटा इसकी कॉस्ट है 25,175, इसे 24,220, तो हुई द लोअर 24,220, ये आ गया। ये 75, 375, 78, लोअर कौन है 75, और 70 65, लोअर कौन है 65। खत्म हो गया, इतना ही था। क्या ये आपको समझ में आया? तो डाउट है तो आप बोल सकते। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क रहेगा, ये ऑलरेडी अपन ऐसा कर चुके हैं। पढ़ो ये क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए गया है। Albert Limited have made the following investment, purchase the following equity share from stock exchange on 1st June 2013। तो इसने ये स्टॉक एक्सचेंज परचेज किया 1 जून को, एक्स कंपनी के, वाई कंपनी के, जेड कंपनी के, बराबर है। परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटी 5 लाख की और परचेज की इसने। अब आपको पूछ रहा कि ये बताइए आप इसको कैसे वैल्यू करोगे, ठीक है। अच्छा, इनकी फेयर मार्केट वैल्यू दे रखी है, एक्स की इतनी, वाई की इतनी, जेड की इतनी, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी की इतनी। पहले तो ये बताइए इनमें से कौन सा शॉर्ट टर्म है, कौन सा लॉन्ग टर्म है। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है वो नॉर्मली क्या होती है, लॉन्ग टर्म। और ऐसे भी देख सकते हो, आपने 1 अप्रैल 2013 को लिए है, और अब यहाँ पे वैल्यू करने वाले ईयर एंड में, तो शॉर्ट टर्म हो गया, लॉन्ग टर्म हुआ, लॉन्ग टर्म, बराबर ना। तो लॉन्ग टर्म जो है उसमें मार्केट वैल्यू से मतलब नहीं है, तो इसको हम कॉस्ट पे 5 लाख पे दिखाएंगे। अब जो शेयर्स में आपने इन्वेस्टमेंट किए 1 जून को किए, अभी तक 12 महीने कंप्लीट तो हुए। शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, डिपेंड आप कितने टाइम तक होल्ड करने वाले हो। तो अगर आप इसको लॉन्ग टर्म मानते हो तो बात ही खत्म होगी, जो कॉस्ट था उसी पे दिखाओ। और आप इसको शॉर्ट टर्म मानते हो तो आपको इसको विच एवरेज लोअर पे दिखाना पड़ेगा। पर क्वेश्चन ये है कि जैसे आपको जब वैल्यू करना है तो आपको कैसे वैल्यू करना है। 1,80,000, 1,90,000, विच एवरेज लोअर, कि टोटल 4 लाख तीनों का मिला के, और इसका 3 लाख, विच एवरेज लोअर, बराबर है। तो नॉर्मली आप इंडिविजुअली कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा तुम चाहते हो ये 4 लाख 3 लाख भी कर सकते हो, अगर तुम्हारा ये सिमिलर है तो, सारे के सारे इक्विटी शेयर और सिमिलर टाइप के तो कर सकते हो। पर तुम कभी भी ऐसे ग्लोबल बेसिस पे नहीं कर सकते हो कि तुमने क्या किया, गोल्ड को भी ले लिया इसके अंदर, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी को भी ले लिया, तो तुमने चारों का ये देखा, सबका कॉस्ट लिया, सबका मार्केट वैल्यू लिया, फिर ऐसा किया, क्या ऐसा कर सकते हैं, नहीं। सबसे बेस्ट था इंडिविजुअली करना। तो हम 1,80,000 और 1,90,000, हुई द लोअर 1,80,000, 50 और 40, हुई द लोअर 40, 1,70,000 और 70, हुई द लोअर 70, खत्म। अगर ये सिमिलर टाइप के हैं तो तुम 4 लाख डायरेक्ट और 3 लाख, हुई द लोअर 3 लाख, उस पर कर सकते हो। तो तुम सब ऐसे दिखा रहे हो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर दिखा रहे हो, तो ऐसे भी कर सकते हो। बट आप टोटल गवर्नमेंट सिक्योरिटी को भी ले लिया, गोल्ड को भी ले लिया, सिल्वर को भी ले लिया, फिर सबका मार्केट वैल्यू कंपेयर कर रहे हो, क्या ऐसे कर सकते हैं, नहीं, ऐसा अलाउ नहीं है। आप आंसर पढ़ सकते हो।
डन। बस ये था तुम्हारा एक चैप्टर नाम अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, और अपना में एक एएस भी था, एएस था। इसके साथ में ये एएस क्या होता है, समाप्त। बोलो भारत माता की जय।